8.1 जी ग्राफ ट्रेवर्सल। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना हमने ग्राफ की तमाम जो टर्मिनोलॉजीज थी ना उनके बारे में पढ़ा था। बेटा ध्यान से सुने जरा। ग्राफ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। नोड क्या है, वर्टिक्स क्या है, उसके बाद पाथ क्या है, साइक्लिक क्या होता है, एसाइक्लिक क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम इसके ऊपर एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है ना वो है जी ग्राफ ट्रेवर्सल क्या होता है। हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें से हम किसी खास नोड के तक जाना चाहते हैं। कोई स्टार्टिंग नोड है और वहां से हम उस पर्टिकुलर नोड तक जाना चाहते हैं। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रॉम वन सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड देयर मे एग्जिस्ट मल्टीपल पाथ, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। ठीक है, तो आपने किस को फॉलो करना है, किस तरह आपने फर्स्ट स्टार्टिंग नोड से एंडिंग नोड तक जाना है, ये सारी बातें जो है ना ये ट्रेवर्सल के अंदर आती है। Consider the following problem. We are given an undirected graph G is equal to VE. हमें एक ग्राफ दिया गया है जो डायरेक्टेड नहीं है। डायरेक्टेड ना होने का क्या मतलब है, हमें पता है कि उनके दरमियान वर्टिसेस मौजूद हैं, एजेस मौजूद हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो तय नहीं है। और सोर्स वर्टिक्स हमारे पास जो हैं वो सारे V से बिलोंग करते हैं। लेंथ ऑफ पाथ इन ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस। एक ग्राफ के पाथ से क्या मुराद होता है, पाथ से मुराद होता है जी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जितने एजेस आते हैं उनकी तादाद को और उनकी तरतीब को हम पाथ कहते हैं। आप नोड नंबर 1 से लेकर अभी ये नीचे वाला ग्राफ ही आप देख लें एग्जाम्पल कि आपके पास एस वी यू और डब्ल्यू है। तो अगर हम कहते हैं जी हम एस से डब्ल्यू की तरफ जाना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, तो गौर से देखें। एस वी डब्ल्यू भी पाथ है, एस यू डब्ल्यू भी पाथ है और एस डब्ल्यू भी एक पाथ है। तो ये जो तरतीब से हम लिखते हैं इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं आप देखें। एस से डब्ल्यू तक एक एज है। अगर हम बात करें एस वी और डब्ल्यू की तो फिर हमारे पास एजेस जो हैं वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है कि नंबर ऑफ पाथ जो होता है उसके अंदर एक पाथ से क्या मुराद है कि पाथ इज अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ, उसके ऊपर कितने एजेस होते हैं ये उसका पाथ कहलाता है। We would like to find the shortest path from S to the vertex of the graph. The final result will be represented in the following way. We will denote D ब्रैकेट के अंदर V distance of length, जो जिससे हम शो करेंगे कि ये हमारा जो है ये जो है ना वो डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। बहुत अहम चीज़ है बेटा ये, आप सोच भी नहीं सकते कि हम ये जो छोटी छोटी सी डायग्राम्स पढ़ रहे हैं इनकी अहमियत क्या है। ठीक है, आपके इंटरनेट की सारी कम्युनिकेशन ग्राफ ट्रेवर्सल के ऊपर बेस करती है। कैसे करती है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जहन में आए। आप जब इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है आपके घर में लगे हुए राउटर के पास। उस राउटर से वो रिक्वेस्ट चली जाती है PTCL के मेन राउटर के पास। वहाँ पर उस राउटर के पास जो डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट में पहुँचना होता है उस कंप्यूटर तक पहुँचने के कई पाथ उसके पास मौजूद होते हैं। तो उन पाथ्स को ज़रा समझें तो वो एक ग्राफ है उसके पास। अब वो राउटर जो होता है वो यही काम करता है कि वो कैलकुलेट करता है बेस्ट ऑप्टिमल पाथ को। जो बेस्ट पाथ होता है उसकी तरफ आपकी रिक्वेस्ट को वो रूट कर देता है और उसकी तरफ वो भेज देता है। और इसी तरह हर राउटर के ऊपर हमेशा हर राउटर के ऊपर ऑप्टिमल पाथ को कैलकुलेट किया जाता है और उससे नेक्स्ट की तरफ भेज दिया जाता है। समझ आ गई इस सारे से? तो इसके पीछे आप देखें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ चल रहा है 12। और इसी तरह और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं रियल लाइफ के अंदर। सेल्समैन ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम इसके ज़रिए सॉल्व किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का प्रॉब्लम इसके ज़रिए सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे यानी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट तरीका है ना वो है ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। ब्रूट फोर्स बेटा क्या है? ब्रूट फोर्स ये है कि
स्टार्टिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक सारे पाथ कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उनकी एजेस की उसकी जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लो, जो सबसे कम डिस्टेंस है ना उसके बारे में बताओ। और समझ आ रही है? एक मोहल्ले में आप किसी को छोड़ रहे हैं, उससे कहो कि इस किसी का घर ढूंढना है, फलां बंदे का घर है इसी मोहल्ले में है, तो क्या वो उस घर में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। वो हर घर को ट्राई करेगा, जिस घर के में जाना है वहां जब पहुंचेगा तो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना? लेकिन दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रूट फोर्स का मतलब ये है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनको ट्राई आउट किया जाए और जो बेस्ट वन हो फिर उसे चूज किया जाए। सिंपलेस्ट तरीका हमारे पास ये है। हाउ? तो दूसरी बात ये एक फॉर्मूला इसमें आ गया कि वी कुड सिंपली स्टार्ट एनेमोरेटिंग ऑल सिंपल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम एस, और उनको हम वर्टिक्स में नोट करते जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास एन पाथ जो है ना वो आ सकते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। अगर एक ग्राफ के अंदर 4 नोड्स हैं तो उस 4 का फैक्टोरियल ले लें तो उतने पाथ उसके अंदर मौजूद हैं। ये फार्मूला अपने दिमाग में बिठा लो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। अगर एक ग्राफ के अंदर 5 नोड्स हैं तो कितने टोटल पाथ हो सकते हैं? 5 का फैक्टोरियल आप उसका ले सकते हैं फुली कनेक्टेड जो ग्राफ होगा उसके लिए। अब जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो है, सबसे पहले है ब्रेड्थ फर्स्ट। मैं सिर्फ आज इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपने किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेना है। सबसे पहला जो तरीकाकार है वो है ब्रेड्थ फर्स्ट। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम क्या करते हैं? हेयर इज द मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम ब्रेड्थ फर्स्ट विच स्टार्ट्स विद एस, सुन लें, एंड विजिट ऑल एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट नोड्स याद है ना? जिस नोड के साथ दूसरी तमाम नोड्स की तरफ एजेस होते हैं वो उसकी एडजेसेंट नोड्स कहलाते हैं। आप एस पे मौजूद हैं, आप देखें एस किस किस के साथ कनेक्ट है, आप उनको विजिट कर लें। ठीक है, ठीक हो गया। लेबल द डिस्टेंस विद 1, और इस डिस्टेंस को आप कह लें कि ये 1 है, यानी आप एस पे खड़े हैं, इसके करीब जितनी भी नोड्स हैं उनके ऊपर 1 लिख लें और आपने उसको विजिट कर लिया। उसके बाद नाउ कंसीडर द नेबर्स। अब उसके नेबर्स को देखें जो एस के नेबर्स हैं। एस के नेबर्स क्या हैं? जो एस के एडजेसेंट हैं, ठीक है। दीज वुड बी एट डिस्टेंस 2, उनके ऊपर आप डिस्टेंस 2 लिख लें, यानी एस आपका 1 है, इसके जो एडजेसेंट या नेबर्स हैं उनके ऊपर 3 है, 2 है, उनके ऊपर आपने 2 2 2 लिख लिया। नाउ कंसीडर द नेबर ऑफ नेबर्स ऑफ एस। फिर इसी तरह उन जो नोड्स हैं उनके नेबर्स ले लें, एंड दिस वुड, उनको आप 3 लिख दें। फिर इसी तरह रिपीट अंटिल नो अनविजिटेड विल बी लेफ्ट। इस तरह घुमाते जाएं कि कोई भी नोड अनविजिटेड ना रहे। द एल्गोरिथम कैन बी विजुलाइज्ड एज अ वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग आउटसाइड एस वर्टिसेस एंड इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एस। कहता है इस एल्गोरिथम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप सेंटर में थे, आपने एक वेव जनरेट की और वो वेव कैसे बढ़ रही है, वो फैलती चली जा रही है और ग्रो करती चली जा रही है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा। पेज नंबर 118 के ऊपर जो एस नजर आ रहा है, एस के इर्द गिर्द वाली नोड्स के ऊपर ये गया, पहले 3 है इसके इर्द गिर्द, ठीक है। एक ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली, देख रहे हैं ना 3 के साथ ये कनेक्टेड है। इससे अगली डायग्राम में देखें उन तीनों के ऊपर उसने दायरा सा लगा दिया, नजर आ गई। एस को 1 लिख दिया, उनको 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन तीनों के नेबर फाइंड करेंगे। तो आप देखें उसके बाद नजर आ गया जी आपको 1 2। फिर इसी तरह उनके नेबर्स फाइंड करेंगे तो आखिरकार हम देखेंगे पेज नंबर 119 के ऊपर कि आपके तीसरी वेव के अंदर सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो विजिट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आप एस से जहां भी जाना चाहते थे आप पहुंच चुके होंगे और डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो चुका होगा कि आपके और उसके दरमियान कितने एजेस हैं, एस के और उसके दरमियान कितने एजेस हैं। समझ आई बेटा? ये कहलाती है ब्रेड्थ फर्स्ट BFS सर्च। हाँ जी, इसके उल्टा एक है डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट में थोड़ा सा फर्क है बस। डेप्थ फर्स्ट में हम करते हैं कि ग्राफ क्या कहता है कि इंस्टेंस ऑफ जनरल फैमिली है। ट्रेवर्सिंग ए ग्राफ मींस विजिटिंग एवरी नोड इन द ग्राफ
एंड एन अदर ट्रेवर्सल टेक्निक इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर कैन बी रिटन रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली। तो ये एक बात तो याद करनी पड़ेगी, डीएफएस जो है ये हमारे पास जनरल फैमिली में से है, बीएफएस जो है, और डीएफएस जो है ये रिकर्सिव फैमिली में से है, ठीक है। और ये बेटा जो कोड लिखा हुआ है ना नीचे सूडो कोड, ये आपने रट्टा लगाना है एज इट इज। पेपर में सवाल आता है कि राइट द रिकर्सिव कोड ऑफ डेप्थ फर्स्ट, तो ये 4 लाइनें आपने लिख देनी है, उसका भी लिखना है, ब्रेड फर्स्ट का भी, डेप्थ फर्स्ट का भी, ये 3 कोड सूडो कोड हम इसको कहते हैं। ये सूडो कोड आपने याद करने हैं, इनको नहीं आपने भूलना, ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये हमारे पास पूरा कोड जो है वो ये नीचे वाला है आइट्रेटिव डीएफएस के नाम से, और इसके अंदर आप देखेंगे कि वो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो रिकर्सिव वाला यूज हो रहा होगा जी, ठीक है जी। हमारे पास ये लाजमी इसमें के अंदर जो है ना वो यूज होता होगा जी। अब क्या कहते हैं ये हमने देखना है, इसका ट्रेवर्सल देखने के लिए आप आ जाओ पेज नंबर 100, ये समझाता हूँ मैं आपको, 121 पे आ जाओ। एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है ABCDEFG के नाम से, ठीक है, और ए के ऊपर एस लिखा हुआ है, एस मीन दिस इज द स्टार्टिंग नोड। अब डेप्थ फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हिसाब से हमने क्या करना था, हमने बी को भी विजिट करना था और सी को भी विजिट करना था, क्योंकि ये दोनों इसके नेबर हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अगली डायग्राम में देखें, हमने दोनों तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है, हम ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और सी की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से हम सी को विजिट करेंगे, जब ये डायरेक्टेड ग्राफ आएंगे ना, सुने आगे नेक्स्ट आएंगे, इनके ऊपर ना एजेस के ऊपर इनकी कॉस्ट लिखी होती है, यानी ए से बी एज के ऊपर 3 लिखा होता है और ए से सी के ऊपर फर्ज करो 2 लिखा होता है, तो हम मिनिमम कॉस्ट वाले पे जाएंगे, समझ आ रही है। अगर एक जैसी हो तो फिर हम लेफ्ट वाले पे जाएंगे, हम दोनों तरफ से जिधर से मर्जी जा सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये अनडायरेक्टेड है तो कोई नहीं, आप ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और ए से सी की तरफ भी जा सकते हैं। लॉजिक क्या है वो देखें, अगर आप ए से सी की तरफ आ गए तो अब आप बी की तरफ नहीं जाएंगे, जैसा कि हम ब्रेड्थ फर्स्ट में करते थे, समझ आ गई। करते थे ना कि हम सारे नेबर्स को विजिट करते थे, हम किसी एक नेबर की तरफ जाएंगे, फिर उसके नेबर्स देखेंगे कौन कौन से हैं, इसके भी बी डी और एफ है, यहाँ से भी हम कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ द वेट, जो कि फ्यूचर में हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें मेंशन होगा वेट, जिसका लेस वेट होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। हम चले गए यहाँ से एफ की तरफ, फिर एफ के लेबर देखेंगे और हम चले जाएंगे फिर यहाँ से आप देखें जी की तरफ, और जी के नेबर देखेंगे तो जी से हमारे पास हम जाएंगे इसी तरह ई की तरफ, ई के बाद हम आ जाएंगे बी की तरफ, बी के बाद हम डी की तरफ आएंगे। तो आप देखें इस तरह भी आपका सारा ग्राफ जो है वो विजिट हो गया, उस तरह भी हो गया था और इस तरह भी आपका सारा ग्राफ विजिट हो गया। लेकिन एक गौर से देखें जरा, इसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम है उसकी निस्बत, हाँ सारे फिर सारे फिर सारे, तो यही हम चाहते हैं कि हम शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचे वहां, तो समझ आ रही है ना बात। तो ये बेटा एग्जीक्यूशन आपको आनी चाहिए कि जी इसके ऊपर आपको एक ग्राफ दिया हुआ हो सकता है और आपसे कहा जा सकता है इस पे डेप्थ फर्स्ट चलाओ। जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो मैं आपको या तो चलाकर दिखाऊंगा। स्टैक बने जी जी, हमने ये इसमें वैल्यू पुट करनी है, स्टैक ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने कि ये स्टैक का क्या ताल्लुक है। जरा ऊपर आ जाओ, वापस वापस आओ जरा, वापस पहले पहले स्टेप पे आ जाओ। 8.30 हाँ जी, पहले पे 8.13 जो फिगर है, ए के ऊपर आए ना तो ए के नेबर्स कितने हैं, बी और सी है ना, दोनों को स्टैक में डाल देंगे हम, ए बी भी स्टैक में जाएगा और ए सी भी स्टैक में जाएगा, ठीक है। ए बी लेफ्ट पे है, ए सी राइट पे है, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट वाले को हम पहले पुश करेंगे और राइट वाले को बाद में पुश करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉप करेंगे सबसे ऊपर वाले को, पॉप करेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा था,
एक स्टैक, जब आप एक स्टैक में एजेस पुश करते हैं, जब निकालते हैं तो कौन सा आता है? जो ऊपर वाला तो कौन सा आया? ए सी आया ना, तो हम ए सी की तरफ मूव कर गए। जब हम ए सी पर गए, जब हम ए सी पर गए तो ए सी में क्या था? ये भी आ गए थे। सी के भी थे ना, तो सबसे पहला लेफ्ट पे सी बी है, उसको पुश किया, फिर सी डी को पुश किया, फिर सी जो था ए था उसको भी पुश किया, और फिर सी एफ को भी हमने पुश किया। तो सबसे एंड पे कौन सा निकला हमारे पास? सी एफ। सी एफ को हमने पॉप किया, तो 8.15 में हम कहाँ पहुंच गए? सी एफ की तरफ। सी एफ पे गए तो फिर 3 मिले हमें, एफ डी मिला, एफ सी मिला, और एफ ई और एफ जी मिला। तो इसमें से हम किसकी तरफ गए? एफ जी की तरफ गए। ठीक है, और इसी तरह ये पॉप भी करते रहना है और पुश भी करते रहना, और एक वक्त आएगा कि आपके जब सारे लिंक विजिटेड होंगे, उस वक्त नोड्स आपकी स्टैक जो है वो आपका सर ये स्टेप बाय स्टेप स्टैक में मतलब ये वैल्यूज भी लिखनी है। अगर इसकी एग्जीक्यूशन आती है पेपर में कि ये है और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ, तो फिर इस तरह कलर चेंज करते जाएं, नोड के कलर चेंज करते जाएं, और जो वैल्यूज हैं उसको इस तरह एक स्टैक के अंदर ऊपर नीचे लिखते चले जाएं। ये तो जाहिर है आपको ग्राफिकली वहां पर दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरह लिखते हैं। मैंने जब ये क्वेश्चन किया था अपने पेपर में, तो मैंने ये इस तरह का ग्राफ नहीं बनाया था स्टैक के लिए। मैं सिंपल स्टैक लिख के ना, तो आगे उस तरतीब से ना वो ब्रैकेट डाल देता था। समझ आई ना? बजाय ये डायाग्राम बना के उसमें लिखने के, पहली फिगर बनाई और फिगर के नीचे लिखा स्टैक, और स्टैक के अंदर उसी तरतीब से वो ब्रैकेट और जोड़े जो है ना वो लिख दिए। समझ आ रही है ना? इस तरह भी तो पता चल जाता है ना कि जो सबसे नीचे है वो बॉटम है, और जो सबसे राइट है वो टॉप है। तो समझ आ गया? ये तरीका होता है कि आपने कितने आसानी से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये डेप्थ फर्स्ट ऑफ जो है ना हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट है। ब्रेड्थ फर्स्ट में कोई स्टैक यूज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हम स्टैक ऑपरेशन के साथ साथ जो है ना वो इसे सॉल्व करते हैं। इसका जी बेटे आपके पास इसका सूडो कोड भी याद होना चाहिए, दोनों तीनों का, और इसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका कार है ये भी आपको याद होना चाहिए। जो इसका एनालिसिस है, इसका टाइम कितना लगता है, एजेस की कैलकुलेशन कैसे होती है, और फिर हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना एक रियल एग्जांपल आपको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करके ना उसके ऊपर मैथमेटिकली इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी।